बिल्कुल सही। आप फिर से एक और पोस्ट एपोकैलिप्टिक डिजास्टर फिल्म पर हैं। कोन्स्कर में कोरिया की एकमात्र आपदा फिल्म के रूप में इस फिल्म ने 500 अरब वॉन खर्च किए और रिलीज होते ही कई पुरस्कार जीते। इसने ली ब्योंग-हुन को फिर से ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिलाया। जब अचानक आपदा आई तो सभी ऊंची इमारतें पल भर में खंडहर बन गई। बचे हुए इंसानों ने भी भोजन का सहारा खो दिया। क्या आप पूरी तरह भ्रष्ट हो जाना और इस सांसारिक नरक में पैर जमाना चाहेंगे, या अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखना और मानवता की चमक बिखेरना? बिना ज्यादा बात किए गरीब लड़की और राहगीर भी प्रलय के बाद की दुनिया में मानवता की खोज का आनंद लेते हैं। अभी अभी एक बड़ी आपदा से बचकर निकले अर्जुन अभी सो भी नहीं पाए थे कि सामने का दृश्य देखकर कांप उठे, क्योंकि चारों ओर देखने पर सभी इमारतें ढह चुकी थीं, केवल उनका अपार्टमेंट खड़ा था। यह धुएं और खंडहरों के बीच पूरी तरह से असंगत लग रहा था। यह एकमात्र बचा हुआ पुराना अपार्टमेंट जैसे कि एक नूह की नाव की तरह अनगिनत बचे हुए लोगों को शरण देने के लिए आकर्षित कर रहा था और उनके लिए एक यूटोपिया बन गया था। हालांकि बचना आसान नहीं था, लेकिन बचने के बाद जीवित रहना और भी कठिन लग रहा था। पानी और बिजली की कमी का सामना करते हुए अर्जुन और उनकी पत्नी स्यू यंग घर में भोजन की गिनती कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पाया कि यह केवल 2 लोगों के लिए 7 दिन पर्याप्त था। और स्थिति और भी खराब हो गई जब उसी रात उनके दरवाजे पर भटकते हुए शरणार्थियों ने दस्तक दी। 애가 너무 추워해서 그런데 정말 죄송한데 애기만이라도 좀 재워줄 수 없을까요? 부탁 좀 드릴게요. पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते थे, आखिरकार वे खुद मुश्किल में थे, दूसरों को शरण देने की ताकत कहां से लाते। लेकिन दयालु स्यू यंग का दिल पिघल गया, इसलिए इस विधवा और उसके बच्चे को एक रात के लिए घर में स्वागत किया गया। पोस्ट एपोकैलिप्स में पैसे कागज के टुकड़े बन गए थे, केवल दुर्लभ संसाधनों से ही भोजन मिल सकता था और एक रोलेक्स घड़ी के बदले में भी केवल एक कैन ही मिल सकता था। अभी घर लौटे स्यू यंग के साथ अकेले आनंद लेने का इरादा था, लेकिन जिन माँ बेटे को शरण दी गई थी उन्होंने यह देख लिया और महिला ने ताना मारा। 드시고 계셨구나. 灾难之下，人性的自私胆怒无疑。समय के साथ बाहर से आए शरणार्थियों और अपार्टमेंट के निवासियों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। दयालु नर्स स्यू यंग घायल लोगों की पहचान पूछे बिना उनकी मदद करती है, लेकिन तभी एक दुर्घटना हो गई। दरवाजे की दरार से धुआं निकलने लगा और एक बड़ा विस्फोट पूरे भवन में गूंज उठा। डर के मारे सभी वहीं खड़े रह गए, कुछ समझ नहीं पाए। और इस समय केवल एक आदमी आग बुझाने वाले यंत्र के साथ भीड़ के विपरीत जा रहा था। जब आग बुझाने वाला यंत्र काम नहीं आया तो वह आदमी गलियारे में जाकर अग्निशमन नली ले आया। इसी तरह बंदूक जैसे गर्म आलू की तरह अर्जुन के हाथों में आ गई। आदमी ने इशारा किया कि नोजल कमरे की ओर करें। अजय अनिच्छुक था, लेकिन मजबूरी में वह दरवाजे के सामने चला गया और आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जमे हुए फायर हाइड्रेंट को खोलने की कोशिश की। अच्छी बात यह रही कि कड़ी मेहनत के बाद भैंस को सफलतापूर्वक नली में डाल दिया गया। आदमी को बहादुरी से कमरे में जाते देख अजय उसकी वीरता की सराहना करने से खुद को रोक नहीं सका। इस घटना के बाद सभी ने एक समस्या को महसूस किया। सिस्टम और कानून की अनुपस्थिति अपार्टमेंट के अंदर निरंतर अशांति और अव्यवस्था का कारण थी। इसलिए सरकारी कर्मचारी अर्जुन ने एक नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे अपार्टमेंट का केंद्रीकृत प्रबंधन हो सके। परिणाम स्वरूप चर्चा शुरू होते ही सभी में तीखी बहस छिड़ गई। महिला अध्यक्ष ने स्थिति को देखते हुए तुरंत खुद ही फैसला किया। 이 주민과 아파트를 위해서라면은 내 목숨이라도 걸고 불구덩이라도 뛰어들 수 있는 그런 사람이라야 우리 황궁 아파트의 안전과 우리의 목숨을 안심하고 맡길 수 있지 않겠어요? 그런 책임감과 결단력이 있는 분! इस तरह आग बुझाने वाले आदमी को गलती से सबसे आगे धकेल दिया गया और वह इस अपार्टमेंट का नेता बन गया। लेकिन क्या वह सभी को इस प्रलय की छाया से बाहर निकाल सकता है? आदमी का नाम है लाओली, जो खुद को 301 का मालिक बताता है। लाओली के पदभार संभालने के बाद पहला मुद्दा था सभी मालिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, क्या बाहरी शरणार्थियों को निकाल दिया जाए। लाओली ने मालिकों को स्वतंत्र रूप से वोट करने दिया। सफेद मोहरे का मतलब था बाहरी लोगों को निकालना, जबकि काले मोहरे का मतलब था उन्हें स्वीकार करना। सभी के सर्वसम्मति से वोट करने के बाद बाहरी लोगों को निकालने वाले पक्ष ने भारी जीत हासिल की। नए नेता ओल्ड ली ने अर्जुन को बुलाकर उसे सुरक्षा टीम का नेता नियुक्त किया, ताकि वह संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार रहे। अजय अपने घायल हाथों को देखते हुए गहरे विचारों में डूब गया। भूकंप के दिन उसने सड़क पर एक महिला को देखा जो कार के नीचे दब गई थी। दयालु राहगीरों ने मिलकर उसकी मदद की, लेकिन जब असली आपदा आई तो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि महिला का पति भी अंत में उसे छोड़कर चला गया। अर्जुन ने कार में छिपकर अपनी जान बचाई और इसने उसे जीवित रहने के महत्व का एहसास दिलाया। सोने से पहले शू यंग ने अर्जुन से पूछा कि उसने काला मोहरा रखा या सफेद। अजय ने कोई जवाब नहीं दिया और सो गया, क्योंकि अब जीवित रहना ही सभ्यता की आवश्यकता थी। नैतिकता को पीछे रखना पड़ा। अगले दिन सभी बाहरी लोगों को अपार्टमेंट के मालिकों ने बाहर निकाल दिया, जिनमें अर्जुन और शू यंग द्वारा शरण दी गई माँ बेटे की जोड़ी भी शामिल थी। लाओली ने अपने पदभार संभालने के बाद पालन करने के लिए पहली नियम को बिना किसी झिझक के बताया। 황궁 아파트 주민이 아닌 분들은 단지 밖으로 나가주시면 감사하겠습니다. लाओ ली की बात सुनते ही सभी शरणार्थियों में नाराजगी फैल गई। कोई भी ठंड में भूख प्यास से मरना नहीं चाहता था। स्थिति बिगड़ती देख शरणार्थियों के समूह में से एक सरकारी उच्चाधिकारी बाहर आया। उसने अपनी पहचान का उपयोग कर अपार्टमेंट मालिकों को दबाने की कोशिश की। 이 뭔데 나가란 말아야. 저 이 아파트 주민 대표입니다. 뭐 어쩌라고. 나 유튜브야 유튜브 방송 안 봤어? 시끄러. लेकिन जीवन और मृत्यु के सामने कौन उसकी खोखली प्रतिष्ठा की परवाह करेगा। मालिक की रक्षा करने वाले सहायक ने यह देखा और तुरंत हाथापाई शुरू कर दी।
इसके बाद उसने पीछे के शरणार्थियों को अपार्टमेंट में घुसने के लिए उकसाया, जिससे दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस प्रकार दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई हुई। शरणार्थियों ने जान की परवाह किए बिना हमला किया और मालिकों ने भी पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया। इस दौरान अर्जुन को गुस्से में भरे शरणार्थी ने एक ही बार में मार डाला। अच्छा, ये रहा कि लावली। उग्र भीड़ को इमारत से बाहर निकाल दिया गया। ठीक उसी समय एक जोरदार डंडा सीधे बूढ़े ली के चेहरे पर लगा। वह कांपते हुए खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी भीड़ के सामने खड़ा रहा। आदमी ने देखा और फिर उसे डंडा मारा। बूढ़ा ली लड़खड़ाया और चूक गया। जब तीसरा डंडा उसके सामने आया तो बूढ़ा ली ने तुरंत हमलावर का हथियार छीन लिया। इन लगातार हमलों ने बूढ़े ली को मालिकों की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प दिलाया। 老李这气吞山河的气势，就此点燃了业主们的斗志。他们纷纷朝着楼下的难民们刀锋抛。उग्र भीड़ का उत्साह तुरंत ठंडा पड़ गया। जो लोग मौके की तलाश में थे वे सबसे पहले भाग खड़े हुए। इस प्रकार मालिकों ने सफलतापूर्वक अपने घर की रक्षा की। इस शानदार जीत ने बूढ़े ली की अपार्टमेंट में पूर्ण नेतृत्व की स्थिति को मजबूत किया। बूढ़ा ली जानता था कि नए समाज की स्थापना का पहला कदम नियम बनाना है। लोगों का समर्थन पाने के लिए उसने नियम बनाया कि केवल अपार्टमेंट मालिकों को ही यहाँ रहने का अधिकार है। उसने नियम बनाया कि संसाधनों का वितरण काम के अनुसार होगा, जितना काम उतना लाभ। इससे सभी की सक्रियता बढ़ गई। उन्होंने पहले दीवारों को मजबूत किया ताकि बाहरी आक्रमण रोका जा सके। फिर सुरक्षा दल को आतंकवाद विरोधी दल में अपग्रेड किया। बिजली बहाल करने के लिए मरम्मत दल का गठन किया। बुजुर्ग, कमजोर और महिलाएं मिलकर एक चिकित्सा और लॉजिस्टिक टीम बना रही हैं और अपनी भूमिका निभा रही हैं। रोगाणुओं के प्रसार को रोकने के लिए उन्होंने शौचालय की समस्या का भी समाधान निकाला। मल को रेत से ढककर भूकंप की दरार में फेंकना सभी निवासियों की सुबह की नियमित दिनचर्या बन गई है। यह प्रक्रिया अब हर किसी के लिए अनिवार्य हो गई है। सभी का जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। बूढ़े ली ने कंक्रीट से बने एक यूटोपिया का निर्माण किया। लेकिन क्या यह सब सुंदरता वास्तव में कहानी का अंत है? समय के साथ संसाधनों की कमी इस यूटोपिया के लिए एक तात्कालिक समस्या बन गई, जिसे हल करना आवश्यक है। सभी को जीवित रखने के लिए बूढ़ा ली युवा और मजबूत पुरुषों को संसाधन खोजने के लिए बाहर ले जाने लगा। लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही। लाया गया अधिकांश भोजन खराब हो चुका था और खाने योग्य नहीं था। उन्हें बार बार बाहर जाना पड़ा। लेकिन रास्ते की भयानक स्थिति ने सभी की इच्छा शक्ति को कमजोर कर दिया। जैसे जैसे नक्शे पर अनदेखे स्थान कम होते गए, लोगों का उत्साह भी कम होता गया। बूढ़े ली ने महसूस किया कि अगर भोजन नहीं मिला तो उसकी नेतृत्व की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। उस दिन लोगों ने मुश्किल से एक छिपा सुपरमार्केट खोज निकाला। लेकिन सुपरमार्केट के मालिक ने तैयारी कर रखी थी और उन पर शिकार की बंदूक तान दी। अर्जुन ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुपरमार्केट के मालिक ने उसे देख लिया। संघर्ष के दौरान बंदूक चल गई और टीम के एक युवा को लग गई। बूढ़ा ली गुस्से में आ गया और सीधे आदमी के सामने पहुंचकर बिना कुछ कहे उसे तीखे शब्दों से खूब खरी खोटी सुनाई। फिर सभी सुपरमार्केट में घुस गए और जो भी बचा था उसे लूट लिया। साथ ही दुकान के कुछ पालतू कुत्तों को भी ले गए, बिना इस बात की परवाह किए इस सुपरमार्केट के मालिक की पत्नी, बच्चे और विधवा भी हैं। उनकी अफवाहों ने आसपास के शरणार्थियों को भयभीत कर दिया। 바퀴벌레 같네. इस क्षण में वे अत्याचारी और लुटेरे देवताओं की तरह दिख रहे थे। फिर भी वे धूप में चलने वाले उद्धारकर्ता की तरह भी थे। रात में समुदाय ने लौटने वाली टीम के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया, जो नए साल जैसा था। सुपरमार्केट के पालतू कुत्ते को खाने की मेज पर रखा गया। लेकिन एक लड़की का आगमन पूरी कहानी का मोड़ बन गया, जिससे सब कुछ बदल गया। वह बूढ़े ली के अज्ञात रहस्यों को उजागर करेगी। महिला प्रमुख ने बूढ़े ली को बताया कि लड़की का नाम शाओ मेई है और वह 302 नंबर के कमरे में परिवार के साथ रहती है। सौभाग्य से अब सुरक्षित लौट आए हैं। महिला प्रमुख ने लड़की और 301 के बूढ़े ली का स्वागत किया। 예, 여기 와서 인사해. 옆집 아저씨 알지? अरे, इस समय बूढ़े ली ने एक अजीब सी मुस्कान दी, अपने अंदर की बेचैनी को दबाने की कोशिश करते हुए, और छिपी हुई यादें उसके दिमाग में उभर आईं। भूकंप से पहले वह अपार्टमेंट के 301 कमरे में आया था, असली बूढ़े ली से उधार लिया पैसा मांगने के लिए। लेकिन असली बूढ़े ली ने मरने तक भी पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। बहस के दौरान उसने गलती से उसे मार डाला और बूढ़े ली की मां बिस्तर पर पंगु थी। वह बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाल सकी। लेकिन तभी कोरिया पर कब्जा हो गया और हालात बदल गए। इस प्रकार आदमी ने बूढ़े ली की पहचान को अपना लिया और असली मालिक बन गया। आप कितने भी सावधान क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती हो सकती है और असली पड़ोसी वापस आ गया। अगर उसकी पहचान उजागर हो जाती है तो वह अपने ही बनाए हुए नियमों का शिकार हो जाएगा। इसलिए बूढ़े ली ने सामग्री देने का बहाना बनाकर छोटी मे का पीछा करते हुए कमरे में आक्रामक तरीके से फिर से पूछा कि क्या लड़की उसे पहचानती है। ये कियानान डोरी से। कियानान ना। 나는 것 같아요. 그래. 이웃끼리 얼굴도 모르고 지내는구나. 다시 갈게. प्रलय के समय अपार्टमेंट की महिलाएं पूरे दिन गपशप करती हैं और अभी अभी लौटी छोटी में पर उंगली उठाती हैं, दुश्मनी से भरी हुई। शियुयुन उसे सांत्वना देने पड़ी। छोटी में भावनात्मक रूप से टूट गई और गलती से कुछ कह दिया। 옆집에 미친놈 살았거든요. 그 아저씨 옆집 사람 아니에요. शियुइंग के चेहरे पर संदेह था। वह पूछताछ करने वाली थी कि नीचे से आने वाले शोर ने उसे रोक दिया।
नीचे एक लाश दिखाई दी और पास में चुनौतीपूर्ण शब्द लिखे हुए थे। स्पष्ट रूप से यह उन शरणार्थियों का बदला था जिन्हें पहले निकाला गया था। बूढ़ेली ने यह देखा और तुरंत कदम उठाए। उसने अपार्टमेंट में आने जाने वालों की सख्त जांच का आदेश दिया और अपने आदमियों के साथ छिपे बाहरी लोगों की जांच शुरू कर दी। देर रात वह नियमित जांच के लिए कर्ली ब्रदर के कमरे में गया और मेज पर रखी दुर्लभ आपूर्ति ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। फिर उसने चारों ओर खोज शुरू कर दी। वास्तव में गद्दे के नीचे छिपे हुए वही माँ बेटे थे जिन्हें पहले शरण दी थी। दुर्लभ आपूर्ति भी वही थी जो शियुइंग ने चुपके से भेजी थी। ये दृश्य बूढ़ेली ने पहले ही अनजाने में देख लिया था। अर्जुन को पता चला कि उसकी पत्नी बाहरी लोगों को शरण दे रही थी, तो वह बूढ़ेली के पास जाकर घुटनों के बल बैठा और दया की उम्मीद की। बूढ़ेली ने कहा कि अर्जुन ने हमेशा सबसे ज्यादा मेहनत की है, इसलिए उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह थी कि उसे अपने कार्यों से साबित करना होगा कि उसने समूह से विश्वासघात नहीं किया है। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह से बुराई के रास्ते पर चल पड़ा और जेल का जल्लाद बन गया। उसने अपार्टमेंट की हर एक इकाई की तलाशी के लिए लोगों को संगठित किया, किसी को भी नहीं छोड़ा और बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया। जो मालिक बाहरी लोगों को शरण देते थे, उनके कमरों को लाल रंग से रंगा जाता था और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठाया जाता था और अन्य मालिकों के सामने 200 बार मैंने गलती की चिल्लाने के लिए मजबूर किया जाता था। और इस तरह की मानव गरिमा का अपमान और अपमान ने उस दयालु कर्ली ब्रदर को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। 아무리 세상에 이 지랄이 놔둬도 사람끼리 이러면 안 된다. वो अब सहन नहीं करेगा। आखिरकार उसने ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे दी ताकि अपनी मौत से सभी की अंतरात्मा को जगा सके, लेकिन उसकी मौत ने कोई खास हलचल नहीं मचाई। लोग बस तमाशा देख रहे थे। केवल शियुइंग को ही इस पर गुस्सा आया। बिना अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि के कर्ली ब्रदर की लाश को ठंडे दिल वाले मालिकों ने तुरंत जला दिया। अगले ही पल पहाड़ की एक चट्टान में विस्फोट हुआ और एक जल स्रोत निकल आया। क्रिस्टल की तरह साफ झरने के पानी ने लोगों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया और वे कुछ मिनट पहले किसी को मौत के लिए मजबूर करने की बात भूल गए। नैतिक मानक मानव सभ्यता की ऊंचाई तय करते हैं। नैतिकता की नींव के बिना मानव जीवन केवल अस्तित्व के समान है और इस कंक्रीट के ढांचे में अस्तित्व नैतिकता से भी अधिक महत्वपूर्ण लगता है। शियुइंग को अब यहाँ का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। वह और शाओ मेई जलती हुई लाश के सामने स्तब्ध खड़ी थी। शाओ मेई ने शियुइंग को बताया कि ओल्ड ली 301 कमरे का मालिक नहीं था, क्योंकि वह पक्का जानती थी कि ओल्ड ली एक विकृत और गंदा आदमी था। असल में शाओ मेई ने गलती से आए पार्सल को उसके घर पहुंचाया था और बदले में उसे उस आदमी की अश्लील हरकतों का सामना करना पड़ा। वह गंदा और भयानक चेहरा शाओ मेई को आज भी अच्छी तरह से याद है। दोनों ने सोचा कि अब पीछे नहीं हटना है और ओल्ड ली के बाहर जाने का फायदा उठाकर चुपके से उसके घर में घुसकर सच्चाई जानने की तैयारी की। लेकिन कमरा बहुत ही साफ सुथरा था, कोई भी संदिग्ध सुराग नहीं मिला। जब वे हार मानने वाले थे, तभी एक टेप से सील किया हुआ फ्रिज उनकी नजर में आया। उन्होंने तुरंत सील तोड़ी और एक भयानक बदबू उनके सामने आ गई। अंदर छिपी हुई थी असली ओल्ड ली की लाश। उसी समय दूसरी तरफ खोज दल को भी एक बड़ा भंडार मिला। जब वे लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें लंबे समय से घात लगाए शरणार्थियों ने हमला कर दिया। गोलीबारी में दल को भारी नुकसान हुआ और महिला संघ की अध्यक्ष का इकलौता बेटा भी मौके पर ही जलकर मर गया। अंत में उन्हें काफी सामान छोड़कर घायलों को लेकर घेराबंदी तोड़ते हुए अपने आवासीय क्षेत्र में लौटना पड़ा। जीवित बेटे को भेजते हुए देखना और ठंडी लाश के रूप में वापस आना, महिला संघ की अध्यक्ष ने अपना सारा गुस्सा ओल्ड ली पर निकाल दिया। तभी शियुइंग सामने आया और उसने ओल्ड ली की असली पहचान उजागर कर दी। वह बहस करने ही वाला था कि अगले ही पल असली ओल्ड ली की लाश बाहर लाई गई। पहचान की पुष्टि होते ही वहां हंगामा मच गया। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके आदर्श, जिसे वह आदर की दृष्टि से देखता था, ने सभी को धोखा दिया था। मैं अभी तैयार हो रहा हूं। नहीं, यह जल्द ही तैयार हो जाएगा। कौन सा वकील? 목숨을 바쳤어. 이 아파트에 당신들 다 가족이라고 생각해서 내가 구매기요 김영희 땅이야. हालांकि अब ये सभी बातें स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक हो गई हैं। तब उसे घिनौने तिलचट्टे की तरह देख रहे थे और भगाने की कोशिश कर रहे थे। पानी नाव को चला सकता है और डुबो भी सकता है। नियम बनाने वाले शासक को अंततः उसी नियम ने निगल लिया। लोगों और मवेशियों की भीड़ में फंसे ओल्ड ली ने मुश्किल से सिर उठाया और दूर उस ठंडी चेहरे को देखा। उसने पूरी ताकत से भीड़ चीरते हुए शाओ मेई की तरफ दौड़ लगाई। एक ही पल में ओल्ड ली ने शाओ मेई को पकड़ लिया। अगले ही पल उसने शाओ मेई को एक छोटे जानवर की तरह पकड़कर गहरे खाई में फेंक दिया। अभी तक शोर मचाती भीड़ अचानक चुप हो गई। सभी लोग इस पागलपन भरे दृश्य से स्तब्ध रह गए। लेकिन तभी पीछे की दीवार गिर गई। असल में बाहरी लोगों ने जोरदार हमला किया था और सभी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन विडंबना यह थी कि अभी तक मालिकों से लड़ रहा ओल्ड ली शिविर में शामिल होकर अपार्टमेंट की रक्षा के लिए मरने तक लड़ने की कसम खाई। हालांकि जल्द ही बूढ़े ली की गोलियां खत्म हो गई। इसके बाद निहत्थे मालिकों को भी आक्रमणकारियों ने पीछे धकेल दिया। तभी एक घर में बनी बम भीड़ में फेंका गया। बूढ़े ली पर युद्ध देवता का साया था और उन्होंने जान की परवाह किए बिना उसे उठाकर फेंक दिया। हाँ, हालांकि वे एक खतरे से बच गए, लेकिन सभी लोग छर्रों से घायल हो गए और लड़ने की क्षमता खो बैठे। बूढ़ा ली गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी स्थिति नाजुक है।
उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उसने अपनी आखिरी सांसों के साथ धीरे धीरे कमरे की ओर लौटने की कोशिश की और ऐसा लगता है कि वह भूल गया था कि यह घर शुरू से ही उसका नहीं था। अंत में बूढ़े ली ने इस घर में, जिसे बचाने के लिए जान की बाजी लगा रहे थे, दुख और गुस्से के साथ जान गंवा दी। अपार्टमेंट के मालिक भी भारी बारिश की रात में इस कंक्रीट के यूटोपिया से बाहर निकाल दिए गए। एजन और शुइंग समय पर अपार्टमेंट से भाग निकले, लेकिन भागते समय एजन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों ने रात बिताने के लिए एक शांत जगह ढूंढी। अजन ने शुइंग को एक हेयरपिन दिया जो उसने सामान खोजते समय पाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आखिरी उपहार बन जाएगा। एक लंबी रात के बाद सुबह की सुनहरी धूप खंडहरों में चमकी, लेकिन वह अजन के ठंडे शरीर को गर्म नहीं कर सकी। शुइंग फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज ने एक बचाव दल को आकर्षित किया, जिन्होंने उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर एक गर्म चावल का गोला दिया। हाथ में खाना देखकर शिवयुन की आंखों में आंसू आ गए। अगर अपार्टमेंट लोगों की सुंदर आकांक्षाओं का यूटोपिया था, तो ये कल्पना एक आपदा के साथ पल भर में ढह गई, मानो एक क्षण में ही सब कुछ बिखर गया हो। नैतिकता की सीमा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह सर्वनाश के समय में लोगों को एक साथ जीवित रहने की खुशी की ओर ले जाएगी? शायद यही निर्देशक का एक झूठा सवाल है